हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टेट का टेस्ट नंबर 13 और ये सब्जेक्ट है आज भूगोल। कल हम लोग देखे थे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट नंबर 3 तक हो चुका है और आपको पॉलिटी भी कराया जा रहा है, हिस्ट्री कराया जा रहा है। आज ज्योग्राफी का देखेंगे टेस्ट नंबर 13 और टेस्ट नंबर 12 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वीडियो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा जहां से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं टेस्ट नंबर 13 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का पहला गणराज्य किसे माना जाता है। तो विश्व का जो पहला गणराज्य माना जाता है वो आपका बिहार, यानी बिहार में एक जिला है वैशाली, उसे विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। देखिए, वैशाली में ही हुआ था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, है ना। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और ये लास्ट थे महावीर स्वामी और इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो हुआ था वो आपका भारत में हुआ था, है ना। और उस समय पाकिस्तान भी साथ में था, तो भारत में हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। और ये कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरी सभ्यता थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका थर्ड प्रश्न है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है ना। जिसके नाम पर एक महासागर का नाम रखा गया है, उस महासागर का नाम क्या है दोस्तों, तो क्या नाम है, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जो एक मतलब देश के नाम पे रखा गया। वो देश का कौन था तो भारत देश के नाम पे रखा गया है हिंद, है ना। हिंद का मतलब भारत। चलिए तो देखिए, अब आप मैप में देखिए, ये है देखिए हमारा दक्षिणी भारत, है ना। और दक्षिण भारत ये जो साइड है सबसे दक्षिण बिंदु, इसके नीचे कौन सा महासागर है, तो यही है आपका हिंद महासागर, है ना। यही कौन सा है, हिंद महासागर। और इधर कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी। पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में है आपका अरब सागर। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात होना चाहिए, है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देखिए अगर आपको अक्षांश और देशांतर समझना है तो आप हमारे जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको क्लास 6 का पढ़ाया गया है एनसीईआरटी बुक, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये कितना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये देखिए, ये जो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ना, ये मुख्य भूमि का है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के मुख्य भूमि, देखिए यहाँ लिखा गया है ना, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब यही अक्षांश और देशांतर के बीच भारत स्थित है ना। तो ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार कितना डिग्री अक्षांश है। अब देखिए, भारत का तो जो इसके पहले वाला जो प्रश्न था दोस्तों, यानी मुख्य भूमि था, है ना। अब है आपका अगला प्रश्न कि भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार कितना डिग्री है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है वो कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो ये तो भारत का मुख्य भूमि है, लेकिन भारत का ये दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी तो भारत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो दक्षिणी बिंदु है ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट है, जो कहाँ है दोस्तों, तो आपको इंदिरा पॉइंट में, है ना। कहाँ है, इंदिरा पॉइंट में है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का नहीं है, लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है और ये भी भारत के ही भाग है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर,
भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? अब देखिए भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, अगर आपके पास मैप है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा कितनी है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, बाकी क्योंकि बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितना मान होता है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी रेखा होती है, तो वो होती है मकर रेखा, है ना। तो ये कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो सबसे पहले आपका गुजरात, ठीक है। सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिखते चलता हूँ। फिर क्या हो जाएगा, राजस्थान, है ना। गुजरात, राजस्थान, क्या होगा, मध्य प्रदेश, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। फिर क्या हो जाएगा, झारखंड, फिर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, फिर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और लास्ट में क्या होगा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य को आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्रम से याद रखें, है ना, ताकि आप एग्जाम में नहीं भूले। बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है कर्क रेखा के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है ना। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर कि भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है ना। अब पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। ये देखिए हमारा क्या होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई है, 2933, और नॉर्थ टू साउथ कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। जो इसके पहले वाला प्रश्न था 3214, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो पूरा आप याद रखिए, 32,87,263, है ना। 4 बार आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। आप पूरा याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूरा दे दिया जाता है तो आप कंफ्यूज न करें, इसलिए आप पूरा याद रखें। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो मात्र 2.4% है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है आपका सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको क्लास 9-10 से लिया गया है, बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बार बार। तो आप इसको एकदम रट ले, कंठस्थ कर ले, ठीक है। एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार आप देखिए इसको, लेकिन याद कर ले। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 9-10 का बिहार टेक्स्ट बुक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि इतना कर लेते तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, है ना, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको बुक से नहीं छोड़ा जाएगा और सभी प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो आप पूरा देखें और शुरू से अंत तक देखें, और लाइक ज़रूर करें, और लास्ट में कॉमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी कितना सही किए, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, है ना, आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, है ना। तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 7 बड़े देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको क्रम से पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका रूस है, दूसरा नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे अमेरिका। देखिए आप बुक में आपको दिया गया है, बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया गया है ना, तो जो गलत दिया है उसे मैं सुधार कर बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपको दे दिया है 3rd नंबर पे चीन, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, चीन होगा 3rd नंबर पे आपका चीन होगा, लेकिन बुक में आपको दे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे आप सुधार कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा रूस, दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा हो जाएगा आपका अमेरिका, और 5वां हो जाएगा ब्राज़ील, छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हो जाएगा भारत। तो ये 7 आप याद रखें क्रम से। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया कि 8वें नंबर पे कौन है, 7वां तो भारत हो ही जाएगा, लेकिन 8वें नंबर पे कौन है, तो वो है आपका अर्जेंटीना। तो ये आप याद रखिए 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। 9 नंबर पे कौन सा देश है, तो कजाकिस्तान है। कौन सा देश, कजाकिस्तान। 10 नंबर पे है अल्जीरिया। तो कभी कभी आपको 8 और 9 भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप याद रखें। तो ये 8 को आप क्रम से याद रखें, है ना, घटते क्रम में सबसे बड़ा रूस और घटते क्रम में भारत तक आप याद रखें कम से कम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि भारत का स्थलीय सीमा
तटीय सीमा से कितनी गुनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का जो स्थलीय सीमा है, यानी ये देखिए भारत का, आपको मैप थोड़ा सा बनाते हैं। ये देखिए भारत है, ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, जलीय सीमा है ना। और इसके ऊपर का जो भारत है, इसके ऊपर का जो भारत है, ये क्या है, स्थलीय सीमा है। तो जलीय सीमा से स्थलीय सीमा कितनी गुनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इससे ये दुगनी है ना। इसका जो जितना सीमा रेखा है, इससे ये कितना है, दुगना है। अब कितना कितना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अगला प्रश्न आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, है ना। यानी भारत की जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उसका सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे पूरा याद कर ले। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे। ये देखिए भारत का दक्षिणतम भूमि है, क्योंकि ये तटीय रेखा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ गुजरात है, गुजरात से शुरू होता है और यहाँ जाता है वेस्ट बंगाल तक। तो ये हो गया मुख्य भूमि, है ना। भारत का मुख्य भूमि का ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो गया, 6100 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 6100 किलोमीटर। लेकिन देखिए यहाँ अरब सागर में आपको दिखेगा एक लक्षद्वीप, ये भी तो भारत का है। यहाँ आपको दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी तो भारत का है। अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7516, है ना, 7516 किलोमीटर। कहीं आपको मिलेगा 7516.6। तो ये आप याद रखें कि मुख्य भूमि का हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तब कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे आपको प्रश्न आ ही गया कि भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ये देखिए आपको क्या पूछ रहा है, कुल, है ना। और उसके पहले प्रश्न क्या था आपका, इसके पहले था कि मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का है आपको 6100 किलोमीटर, लेकिन तटीय अगर कुल तटीय बोल दिया जाए तो आपका हो जाएगा 7516.6। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हमेशा घुमा के पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 7516.6। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 प्रश्न है कि भारत की मोटे तौर पर आकृति कैसी है ना। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जो आकृति है, देखिए बुक में आपको लिखा गया त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार नहीं है। वो जो भारत की आकृति है दोस्तों, ये है चतुष्कोणीय, है ना, क्योंकि 4 कोण वाला है। कैसे, तो आप भारत के मैप देखिएगा, देखिए एक कोण तो ये हो गया, एक कोण ये हो गया हमारा, एक कोण ये हो गया, और एक कोण हमारा ऊपर हो गया, यानी 4 कोण। तो इसी को कहते हैं चतुष्कोणीय, लेकिन बुक में आपको लिख दिया है त्रिभुजाकार, जो गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको आप जरूर से जरूर याद रखें। इस भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है। अब क्या कह रहा है, मुख्य भूमि। क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। आप सीधा देखते हैं दक्षिणतम बिंदु, आप मार दीजिएगा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु तो है, लेकिन वो मुख्य भूमि का नहीं है, संपूर्ण भारत का है। तो यहाँ मुख्य भूमि अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो ये आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ये देखिए हमारा दक्षिणी भारत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र की ओर, ठीक है। ये देखिए समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। तो कह रहा है समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग निकला हुआ सकरा भाग। ये देखिए क्या है, सकरा भाग निकला हुआ है, या पतला भाग, ये पतला भी है, इसकी अपेक्षा क्या है, पतला है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। 3 ओर से घिरा हुआ है ना, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। 3 ओर से ये क्षेत्र हमारा क्या है, घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों अंतरीप। किसे, तो देखिए इसे कहा जाता है, ये जो सबसे नीचे जो भाग है इसी को कहते हैं अंतरीप। तो इसे कभी कभी कन्याकुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार का क्या कारण है। अब देखिए भारत का प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है, 3 ओर से घिरे हुए क्षेत्र, 3 ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रायद्वीप है ना, भारतीय प्रायद्वीप जो ऊपर क्या है, स्थल, एक साइड स्थल हो और 3 साइड क्या हो, जल से घिरा हो, उसे ही कहा जाता है
प्रायद्वीप। तो इसका क्या कारण है, भारत का जो प्रायद्वीप है इसका यही कारण है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसी वजह से भारत के प्रायद्वीप का आकार बनता है। तो इसका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत वो आपका है नवीन मोड़दार पर्वत, हिमालय पर्वत, है ना। ये कैसी पर्वत है? तो मोड़दार पर्वत है और नवीन पर्वत है, मतलब नया पर्वत है ना। ये पुराना ज़्यादा पर्वत नहीं है, यानी ये नवीन मोड़दार पर्वत है, वो है हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कितनी है दोस्तों? उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848, कहीं कहीं आपको 48 मिलेगा, लेकिन अब नया नया बुक में आपको मिलेगा 50। तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं 21। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। अब देखिए भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या था हमारा? अक्षांशीय विस्तार। तो ये दोनों में लगभग कितना का अंतर है दोस्तों? 30 डिग्री का अंतर है। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। और इसमें भी लगभग कितना का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, और वो कितना कितना है? तो लगभग कितना है? 30 डिग्री का दोनों में अंतर पड़ता है। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। भारत के अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के रण के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है? अब देखिए ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको थोड़ा सा आपको जब तक समझिएगा नहीं, आप इसको रट लीजिएगा, भूल जाइएगा। देखिए भारत के अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपको सबसे पूर्व में पड़ेगा, यानी सबसे ईस्ट में पड़ेगा। और सबसे वेस्ट में कौन सा राज्य है? गुजरात। और गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर है कच्छ के रण वाला पड़ता है। तो ये कच्छ के रण और अरुणाचल प्रदेश में कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि ये है आपका 68 डिग्री, है ना, 7 मिनट, और ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो कितना का अंतर हुआ? लगभग 30 डिग्री का दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए 1 डिग्री को पार करने में कितना लगता है? 1 डिग्री को पार करने में लगता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटा, है ना। तो यही 2 घंटे का अंतर होता है और अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के रण में। तो ये आप समझ गए एक बार, अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करें, आपको फिर से समझाया जाएगा, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर कि भारत का मानक देशांतर रेखा कितना है? अब देखिए भारत का मानक देशांतर रेखा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बार बार आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। अब देखिए नया नया जो बुक आ रहा है उसमें आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर, तो आप कहीं कहीं मिलेगा आपको मिर्ज़ापुर, तो ये भी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से भी कहीं कहीं दे देता है, कभी कभी नैनी। पुराना बुक में आपको नैनी मिलेगा, नया बुक में आपको मिर्ज़ापुर मिलेगा। ठीक है, तो भारत का मानक देशांतर रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। इससे देखिए एक प्रश्न और बनता है जो आपको बुक में नहीं दिया गया है, वो है कि मानक देशांतर रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि कर्क रेखा गुजरती थी 8 राज्य से, उसी प्रकार से जो ये मानक समय रेखा है, मानक देशांतर रेखा है, ये कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य से गुजरती है? तो आपको याद होना चाहिए यूपी, सबसे पहले याद कर ले यूपी, फिर हो जाएगा आपका एमपी, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और लास्ट में आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों राज्य को आप याद रखें, है ना। उड़ीसा हो गया यूआर से, ठीक है। तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक देशांतर रेखा। ये आपको बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बता दिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24। पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूम जाती है? तो पृथ्वी 24 घंटे में दोस्तों 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में
पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो 1 डिग्री को पार करने में लगता है दोस्तों आपको 4 मिनट। अभी आपको बताए थे ना 1 डिग्री को पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट। इसीलिए तो कच्छ के रण और अरुणाचल प्रदेश में कितने समय का अंतर हो जाता है? तो 2 आवर, क्योंकि दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो इसीलिए 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है और 24 घंटा में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कि सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने डिग्री का अंतर है? अब देखिए सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश अभी आपको बताया सौराष्ट्र यानी कच्छ के रण वाला क्षेत्र है ना, तो सौराष्ट्र के अंतर्गत आते ही आता है। अरुणाचल प्रदेश में कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का भी बताए थे ना। क्यों? अभी देशांतरीय विस्तार आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप इसको बना पाइएगा। तो इसीलिए अक्षांश और देशांतर आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप भारत का स्थिति और विस्तार को समझ पाइएगा। तो देखिए ये देशांतरीय विस्तार बताए थे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये था हमारा देशांतरीय विस्तार। तो ये आप याद रखिए। तो ये दोनों में कितना डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर ले, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या इसमें चेंज चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर है कि मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? देखिए जो मानक समय रेखा या मानक मध्याह्न रेखा या मानक याम्योत्तर रेखा, इसी को सभी नामों से जाना जाता है। इसको जब किसी देश में निर्धारित किया जाता है तो इस क्या ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो वह देश के बीचों बीच से गुजरता है। किसी भी देश से अगर मानक समय रेखा गुजारा जाता है और सभी देश से मानक समय रेखा गुजरता है तो वो कहाँ से गुजरेगा दोस्तों? तो देश के कहाँ से गुजरेगा? बीचों बीच से गुजरना चाहिए, और वो जो मानक समय रेखा होगा 7.5 डिग्री का गुणांक होना चाहिए। तो ये भी बातें आप याद रखें कि कितने का गुणांक होना चाहिए? 7.5 डिग्री का गुणांक होना चाहिए, और वो देश के बीचों बीच से गुजरना चाहिए। मानक मध्याह्न रेखा या मानक समय रेखा या मानक याम्योत्तर रेखा, सभी बात एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी भारत की राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कभी आप झारखंड जाइएगा और झारखंड की राजधानी रांची जाइएगा तो वहां आपको लिखा मिलेगा कि आप कर्क रेखा पे खड़े हैं, है ना। यानी झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। जो कितना डिग्री है दोस्तों? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ। ठीक है, उत्तरी अक्षांश ये है हमारा कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए आज का 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत का मानक समय रेखा है ना, यानी कितना है? 82.5 डिग्री। हम अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ई दिया है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। ये है भारत का मानक समय रेखा। ये ग्रीनविच से कितना आगे है? अब देखिए ग्रीनविच जो स्टैंडर्ड टाइम है मतलब 0 डिग्री, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हुआ? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे कितना आगे है? तो 5.5 घंटा भारत आगे है। ठीक है, यहाँ देखिए भारत जो है ग्रीनविच से किधर है दोस्तों? पूर्व में है। भारत जो है ग्रीन, ये देखिए आपका मानते हैं 0 डिग्री है, यहाँ मानते हैं भारत है, और भारत से जो रेखा गुजरी है मानक समय रेखा वो है 82.5 डिग्री। तो ये कितना इधर पूर्व में है, तो पूर्व में समय क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ यानी 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में लगता है आपको 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा हो जाएगा। तो इसी अनुसार से भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है देखते हैं 30 नंबर। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है?
अब देखिए केरल राज्य कहाँ है? तो केरल राज्य जो है ये भारत के आपका दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी राज्य है। तो केरल जो राज्य है दोस्तों ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, यानी यहाँ कितना है 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी ज़्यादा दूर नहीं है भूमध्य रेखा से। इसीलिए तो केरल में सालों भर क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है, सालों भर यहाँ वर्षा होती है। यही वजह है कि जो भी देश, जो भी स्थान, कोई भी स्थान हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो अगर भूमध्य रेखा के आसपास हो, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास हो, तो वहाँ पे सालों भर गर्मी पड़ेगा, सालों भर अधिक से अधिक वर्षा होगी। तो वही कह रहा है कि केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में कितने मिनट का अंतर होता है। तो भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, और वो है होता है आपका 45 मिनट का अंतर। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा चैनल है ज्योग्राफी बाई मुकेश सर, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों। अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करें, आपको उसमें ऐड किया जाएगा। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर जुड़ें, जहां पे आपको अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो PDF आपको मिल जाएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है और यहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मैसेज करें, है ना। थैंक यू, जय हिंद।